जैसे मान लो पिछले क्लास तक हम लोगों ने प्योर रोटेशनल मोशन के बारे में बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा था और बहुत कुछ हम लोग देखे भी थे कि कैसे प्योर रोटेशनल मोशन में इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का ये इक्वेशन देखे थे। फिर कुछ पैरामीटर काइनेमेटिकल पार्ट में देखे थे कि क्या क्या पैरामीटर डिफाइन करना ज़रूरी होता है। प्योर रोटेशनल मोशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हम लोग देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे, मान लो कोई एक बॉडी है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा और ये पूरा कह सकते हो इस तरह ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, एक्चुअली देखो एक एक्सिस ऑफ एक बॉडी हम लोग ले लेते हैं, एक ऑब्जर्वर इसको देख रहा और ये ग्राउंड फ्रेम से देख रहा है। ये ऑब्जर्वर इस रोटेटिंग बॉडी को ग्राउंड फ्रेम से देख रहा है, ठीक है। और ये जो रोटेटिंग बॉडी है ये रोटेट तो कर रहा है, बट किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? तो इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस इनर्शियल फ्रेम, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये फिक्स्ड है और इसके अबाउट ये बॉडी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जब रोटेट करेगा तो तुमसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये जो रोटेटिंग बॉडी है इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अगर ये रोटेट करेगा तो इसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कैसे बताओगे? हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब एक पार्टिकल हम लें और वो पार्टिकल के पास वेलोसिटी v हो, उसका मास m हो, तब इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है। और हाफ एम बी स्क्वायर इज ओनली वैलिड फॉर, ये किसके लिए वैलिड होता है? ओनली फॉर अ पार्टिकल। लेकिन एक रिजिड बॉडी है जो रोटेट कर रहा विथ सर्टेन एंगुलर स्पीड, अपने स्पिन कर रहा अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा से रोटेट कर रहा और इसका काइनेटिक एनर्जी तुमसे पूछा है। तो एक अगर सिंगल पार्टिकल होता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं और वो रेक्टिलिनियर मोशन में होता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। लेकिन ये बॉडी एक तो रिजिड बॉडी है, कोई पार्टिकल है नहीं, इसके लिए ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लग सकता है क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है। तब क्या करोगे? ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, लेकिन देख रहा है कि इसके पास अगर मोशन है तो मोशन होगा तो ड्यू टू दैट मोशन की वजह से हर पार्टिकल के पास, हर बॉडी के पास कुछ एनर्जी होता है और उस एनर्जी को, उस मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है बॉडी के पास, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो इस रोटेटिंग बॉडी के पास वो कुछ काइनेटिक एनर्जी देख रहा है क्योंकि स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। तो वो रोटेटिंग जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसके बारे में पूछा, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअली देखो ये पार्टिकल का हमको पता है कि एक सिंगल पार्टिकल हो जो v स्पीड से चल रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है। लेकिन ये फॉर्मूला इसके लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कोई एक सिंगल पार्टिकल नहीं है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट वैलिड नहीं है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा जो रिजिड बॉडी है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो अगर हम क्या करें कि पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ना निकाल कर डायरेक्ट अगर एक एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग निकालें और उन सबको ऐड कर दें तो पूरे बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? अगर हमको पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो उसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला हम लोग के पास नहीं है, पूरे बॉडी के टोटल काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। लेकिन अगर हम एक एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लें, क्योंकि हर पार्टिकल मोशन में है और उनका काइनेटिक एनर्जी अगर निकल गया तो उस काइनेटिक एनर्जी का समेशन जो आएगा वो पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी होगा। सिंपल सी बात है, ये समझ में आ रहा है सबको? तो ये वाला फर्स्ट पार्टिकल ले लेते हैं जिसका मास m1 है और रेडियस मान लो r1 है। ये सेकेंड पार्टिकल ले लेते हैं जिसका मास m2 है और ये रेडियस r2 है। माइक ऑफ करो एक बार। और ये वाला मान लो कि थर्ड पार्टिकल है, इसका मास m3 है, इसका रेडियस r3 है। ये फोर्थ nth पार्टिकल है, इसका रेडियस rn है और ये mn है, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर ध्यान से देखोगे तो हम पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करना चाह रहे थे, यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये पूरा का पूरा एक रिजिड बॉडी है और ये केवल पार्टिकल के लिए वैलिड है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि ये पूरा का पूरा रिजिड बॉडी, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो हम हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे क्योंकि एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं और सबको ऐड कर देंगे तो टोटल बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो करेंगे क्या हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पूरे बॉडी का। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल बॉडी
कितना हो जाएगा बता सकते हो? पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, ये फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे? सेकेंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, इसके बाद क्या हो जाएगा? थर्ड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, और फिर एन नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना तो nth पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी। ये सबका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूरे बॉडी का, पूरे रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हम एक एक पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करके सबको ऐड कर देंगे, सम अप कर देंगे, तो टोटल का टोटल बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कोई बताएगा? फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी नहीं बता सकते हो? उसका हाफ, उसका मास m1 और उसका स्पीड कितना है? v1 स्क्वायर। फर्स्ट पार्टिकल का स्पीड सपोज करो v1 है तो ये v1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकेंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर, प्लस थर्ड का इसी तरह करते करते हाफ, ये कितना हो जाएगा? m n, और ये vn स्क्वायर हो जाएगा, ये nth पार्टिकल का। लेकिन एक्चुअली देखो दिक्कत क्या है कि हर पार्टिकल का जो लीनियर स्पीड है वो हमको नहीं पता है। हर पार्टिकल का लीनियर स्पीड हम लोग को नहीं पता है, तो हर पार्टिकल का लीनियर स्पीड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो तो किसी टाइम t का होगा तब ना, किसी t टाइम का तो पता नहीं। इंटीग्रेट क्यों करेंगे भाई? हम लोग पता है कि ये वाला जो पार्टिकल है ये सर्कल में घूम रहा है, और कोई पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है तो उसका लीनियर स्पीड कितना होता है? आर ओमेगा होता है। जो पार्टिकल सर्कल में घूमता है उसका लीनियर स्पीड कितना होता है? आर ओमेगा। तो हम लोग इतना दिमाग क्यों लगाएंगे? इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्यों यूज़ करेंगे? हम लोग एक पार्टिकल का स्पीड, अगर देखो ये पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, सबके काइनेटिक एनर्जी का अलजेब्रिक सम अप कर देंगे। अलजेब्राइक सम अप करने के बाद हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, सेकेंड का हाफ m2 v2 स्क्वायर, प्लस इसी तरह mn vn स्क्वायर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से हाफ m1 v1 कितना हो जाएगा? पहले पार्टिकल का स्पीड, v1 दिया हुआ नहीं है लेकिन इस पूरे बॉडी का ओमेगा दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशन शो करता है तो उसका जो ओमेगा होगा, हर पार्टिकल का ओमेगा क्या होगा? सेम होगा। कुछ साल पहले बताए थे ये सब याद आ रहा? ऐसा कुछ बताया था कि नहीं? अच्छा कल बताया था, हमको लगा पिछले साल बताए होंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है, याद रखते हो तुम लोग। तो एक्चुअली देखो, अगर ये जो पूरा बॉडी ओमेगा से रोटेट करेगा तो ये जो पार्टिकल पहला है ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, हर पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पहले पार्टिकल का जो स्पीड होगा इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो, v1 की जगह आर ओमेगा। यहाँ तक सबका क्लियर हुआ? v1 की जगह आर ओमेगा लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्लस हाफ m2, और v2 का मतलब क्या है? सेकेंड पार्टिकल का स्पीड। सेकेंड पार्टिकल यहाँ से कितने रेडियस पर है? r2 डिस्टेंस पर होगा, तो इसका कितना हो जाएगा? r2 ओमेगा का होल स्क्वायर। ओमेगा जो सेकेंड पार्टिकल है उसका ओमेगा और पहले पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है ये पूरे बॉडी को ओमेगा से रोटेट होते हुए देख रहा है, तो ये हर पार्टिकल का ओमेगा क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि प्योर रोटेशनल मोशन के केस में हर पार्टिकल का एंगुलर स्पीड क्या आता है? सेम आता है। ये पिछले क्लास में भी बताए थे, ठीक है। तो ये कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा nth पार्टिकल तक, तो हाफ mn, और ये कितना आ जाएगा? vn की जगह rn ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देख लो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका? अब इसको क्या लिख सकते हो? हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? देख लो, ये समझ में आ रहा? अब देखो इसको क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना। इसको लिखेंगे हाफ, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? इसको एक साथ रहने देते हैं, इसको एक साथ रहने देते हैं, और इसको एक साथ रहने देते हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर कंपेयर करोगे, ध्यान से देखना क्या कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर अगर हम कहेंगे कि यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे
ये जो एक्सप्रेशन है पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या है बताओ तो? ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जो फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और अगर मान लो कोई एक पार्टिकल लेते हैं और इस पार्टिकल का स्पीड v है और मास m है, तो इसका काइनेटिक क्या लिखते हो? हाफ mv स्क्वायर लिखते हो। तो ये क्या होता है? लीनियर काइनेटिक एनर्जी होता है। ये कौन सा लीनियर काइनेटिक एनर्जी है? अगर देखो ध्यान से, ये एंगुलर है और ये लीनियर है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? यहाँ हाफ है, यहाँ भी हाफ है। सही से समझो, दोनों में सिमिलरिटी देखते हैं। अगर ये काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल का देख रहे हो जो रोटेट कर रहा, ये जो सर्कुलर मोशन में है, और ये जो पार्टिकल सीधी रेखा में चल रहा है और ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, क्योंकि पहला पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, इसके काइनेटिक एनर्जी को और एक पार्टिकल जो सीधी रेखा में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसके काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करोगे तो कंपेयर करके देखो क्या मिल रहा है। यहाँ हाफ है, यहाँ भी क्या है? जल्दी बताओ, हाफ है। बोल नहीं रहे हो? ये हाफ है, ये भी क्या है? हाफ है। और यहाँ देखो v है, तो यहाँ क्या? ओमेगा है। मतलब लीनियर मोशन में जो स्पीड है उसको रिप्लेस कौन कर रहा है? लीनियर मोशन में जो एंगुलर स्पीड, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये जो लीनियर स्पीड है उसको सर्कुलर मोशन में कौन रिप्लेस कर रहा है? ओमेगा। मतलब रोटेशनल में कौन रिप्लेस कर रहा है? ओमेगा। हाफ से रिप्लेस हो रहा है, v ओमेगा से रिप्लेस हो रहा है। तो ये जो मास है, ये मास किससे रिप्लेस हो रहा है बता सकते हो? अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारा स्पीड जो काम लीनियर मोशन में कर रहा था, ओमेगा भी वही काम कर रहा था। मतलब ये बताता है कि पार्टिकल कितना फास्ट मूव कर रहा, और ये ओमेगा बताएगा बॉडी कितना या पार्टिकल कितना फास्ट रोटेट कर रहा। ये जो काम कर रहा था एग्जैक्टली वही काम रोटेशनल में ये ओमेगा कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोल नहीं रहे हो? जो काम ये स्पीड कर रहा था लीनियर मोशन में, सेम काम कौन कर रहा? ओमेगा कर रहा कि नहीं कर रहा रोटेशनल मोशन में? इन द सिमिलर वे इस मास की जगह m1 r1 स्क्वायर आ रहा, तो ये मास की जगह रोटेशनल मोशन में ये कौन काम कर रहा? m1 r1 स्क्वायर किस तरह काम करेगा? मास की तरह। अगर ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये हाफ है, ये हाफ है, तो ये अगर मास है तो ये भी एक मास की तरह होगा। m1 r1 स्क्वायर क्या होगा? मास होगा। और इस मास का हम लोग नाम देते हैं रोटेशनल मास। इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग? रोटेशनल मास। मतलब ये जो पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा था उसको कह सकते हैं रोटेट भी कर रहा। पार्टिकल इज ऑल्सो रोटेटिंग। जो पार्टिकल रोटेट कर रहा उसको भी हम लोग कह सकते हैं कि रोटेट कर रहा, तो उसके पास एक रोटेशनल मास है। मतलब उसके पास एक लीनियर एंगुलर स्पीड है प्लस या कह सकते हो कि रोटेशनल स्पीड है, एंड उसके साथ साथ उसके पास एक अलग मास भी है, एक नेचुरल मास है जिसको लीनियर मास हम कहते हैं। वो तो है ही है उसके पास, लेकिन ड्यू टू रोटेशन उसके पास एक और मास है। उस मास को हम लोग क्या बोलेंगे? बोल नहीं रहे हो? क्या बोलेंगे उसको? रोटेशनल मास। क्योंकि कंपेयर करके देख सकते हो भाई, एग्जैक्टली ये और ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है। ये लीनियर मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए है। तो पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है, तो कह सकते हो कि सारे के सारे पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं। तो ये एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है, और इस काइनेटिक एनर्जी को लीनियर काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर हाफ के हाफ जगह आ गया, v की जगह ओमेगा रिप्लेस हो रहा। तो इस मास के जगह ये कौन रिप्लेस कर रहा है? रोटेशनल मास रिप्लेस कर रहा। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इस मास को रिप्लेस कौन कर रहा है? रोटेशनल मास रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो कह सकते हो कि इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वी कैन कंक्लूड दैट कि एनी पार्टिकल विच इज रोटेटिंग और एनी बॉडी विच इज रोटेटिंग हैज सम रोटेशनल मास। मतलब आज के बाद हम लोग ये कह सकते हैं जो पार्टिकल रोटेट करेगा उसके पास एक सर्टेन रोटेशनल मास होगा। लीनियर मास होगा नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास क्या होगा? इट हैज सम रोटेशनल मास। समझ में आया कि नहीं आया? एक पार्टिकल जो सर्कल में रोटेट कर रहा है उसका रोटेशनल मास कितना होगा? उस पार्टिकल का लीनियर मास इंटू r1 स्क्वायर। r1 का मतलब क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल का डिस्टेंस, तो r1 स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? यार बोल। अच्छा ये जो m2 r2 स्क्वायर है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? m2 r2 स्क्वायर को क्या बोलेंगे? सेकेंड पार्टिकल। और ये क्या हो जाएगा? रोटेशनल मास अब क्या है? थर्ड पार्टिकल। अब हम क्या करते हैं, इस रोटेशनल मास को अलग से नोटेशन दे देते हैं, और इस नोटेशन को क्या देते हैं पता है? इसका नोटेशन दे देते हैं I1। इसका नाम दे दिए I1, और इसको लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर, प्लस सेकेंड का रोटेशनल मास का रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं I2,
पहले का जो रोटेशनल मास है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई I1, सेकेंड का जो रोटेशनल मास है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई I2, और ये क्या लिख दिया ओमेगा स्क्वायर, प्लस ये कहाँ तक चलेगा हाफ, इसको लिखेंगे क्या IN, और इसको क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देख लो, ये I1 क्या है, पहले पार्टिकल जो रोटेट कर रहा था, पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स ऑल द पार्टिकल्स आर इन रोटेशनल मोशन। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये पहले पार्टिकल का क्या बताओ, बोल नहीं रहा। I1 क्या है, पहले पार्टिकल का रोटेशनल मास, I2 क्या है, सेकेंड पार्टिकल का रोटेशनल मास, और IN क्या है, nth पार्टिकल का रोटेशनल मास। कहने का मतलब क्या है कि अगर पूरा का पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसके हर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं, और हर पार्टिकल के पास एक लीनियर मास के अलावा एक रोटेशनल मास होगा, एंड दैट रोटेशनल मास इज रिप्रेजेंटेड बाय I1, I2, IN। ये सबका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोल नहीं रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ। अच्छा सारा I1 अगर ऐसे ओमेगा कॉमन ले लें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, जैसे सारे मास को ऐड करते हैं तो टोटल मास देता है, उसी तरह सारे रोटेशनल मास को ऐड करेंगे तो क्या देगा? सारे टोटल। अच्छा ये रोटेशनल मास जब भी होगा अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, किसके अबाउट होता है? अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट रोटेशनल मास होता है। रोटेशनल मास अकेले नहीं होता, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन बताना होगा कि इस एक्सिस के अबाउट उस पार्टिकल का रोटेशनल मास कितना है, मतलब गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पार्टिकल का रोटेशनल मास m1 r1 स्क्वायर है, सेकेंड पार्टिकल का गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मास m2 r2 स्क्वायर है, nth पार्टिकल का गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मास mn rn स्क्वायर है। ठीक है, इन द सिमिलर वे हम लोग क्या लिखेंगे, ये गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेशनल मास है। ये किसका रोटेशनल मास है बता सकते हो? ये रोटेशनल मास किसका है? ये रोटेशनल मास, गिवन एक्सिस का कोई रोटेशनल मास नहीं होता है। ये आई है किसका? पूरे बॉडी का है। ये सबके रोटेशनल मास को ऐड कर देंगे तो ये क्या दे देगा, पूरे रिजिड बॉडी का रोटेशनल मास दे देगा। पूरे पार्टिकल के रोटेशनल मास को ऐड करोगे तो क्या देगा, पूरे बॉडी का रोटेशनल मास देगा अबाउट दैट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये ओमेगा स्क्वायर, वेयर IAOR इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल मास। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रोटेशनल मास ऑफ द होल बॉडी, रोटेशनल मास ऑफ द होल बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोल नहीं रहे हो। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरा बॉडी का क्या निकल गया, काइनेटिक एनर्जी निकला कि नहीं निकला? बोल नहीं रहे। जो बॉडी स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन शो कर रहा है, और जिस इस एक्सिस के अबाउट अगर घूम रहा है ओमेगा से, तो इस बॉडी के पास एक टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, एंड दिस टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर IAOR। इसका मतलब क्या है कि ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो बॉडी रोटेट करता है उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आता है, एक रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आता है, और वो काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास टोटल कितना होगा, हाफ IAOR ओमेगा स्क्वायर। आई का मतलब क्या है जल्दी बताओ? आई का मतलब क्या है? तो टोटल रोटेशनल मास ऑफ द रिजिड बॉडी, ओमेगा क्या है, उसका एंगुलर स्पीड, वो किस एंगुलर स्पीड से स्पिन कर रहा है अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस पूरे बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट जो रोटेशनल मास है उसको IAOR कहेंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सब का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो जो बॉडी स्पिन करेगा, जो बॉडी रोटेट करेगा, प्योर रोटेशनल मोशन शो करेगा, उसके पास इतना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। लेकिन तुम लोग रोटेशनल मास कभी भी मत लिखना। क्या करोगे, रोटेशनल मास कभी भी नहीं लिखोगे, नहीं तो एग्जामिनर कहेगा क्या लिख दिया। तुम लोग लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस रोटेशनल मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बुक में देखना लिखा रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जो रोटेशनल मास है उसी को हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो तुम लोग रोटेशनल मास अपने बोलचाल के लिए यूज़ करोगे, लेकिन जब भी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में लिखना हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट मीन्स कोई भी बॉडी रोटेट करेगा तो उसके पास एक रोटेशनल मास होगा। तो तुम लोग बोलते समय रोटेशनल मास बोलोगे, लेकिन लिखते समय ऑलवेज उस रोटेशनल मास को क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ तक जैसे ही समझ में आ गया, अब सीधे हम लोग आते हैं, ये तुम्हारा क्या था कि काइनेटिक एनर्जी निकल गया, लेकिन अब सीधे हम आते हैं, अभी ये टोटल जितना कुछ पढ़े होना वो काइनेमेटिक्स था, रोटेशनल मोशन का काइनेमेटिक्स था। बॉडी रोटेट कर रहा, कैसे रोटेट कर रहा है इस पर हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग आएंगे डायनामिक्स पर। नेक्स्ट अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है डायनामिक्स, डायनामिक्स ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, डायनामिक्स ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, डायनामिक्स ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, एक्चुअली देखो डायनामिक्स में हम लोग दो चीज़ डिफाइन करते हैं। एक तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायनामिक्स का मतलब समझ में आता है, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे तो उसमें क्या था, काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़े थे कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसका इक्वेशन हमको पता था। लेकिन डायनामिक्स जब हम लोग पढ़े थे तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डायनामिक्स कहते थे कि एक बॉडी पर लगने वाला फोर्स और एक्सेलरेशन कैसे रिलेट होता है। उसी तरह जब डायनामिक्स ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो उसमें दो टर्म डिफाइन करेंगे। एक टर्म होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा होता है तुम्हारा टॉर्क, दूसरा होता है टॉर्क। जो वहाँ मास होता था, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ रोटेशनल में फोर्स की जगह क्या आता है, टॉर्क आता है। तो सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक है, इसको तुमको पढ़ना होगा, समझना होगा, तब ये पूरा क्लियर होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसा डिफाइन करोगे, तो एग्जैक्टली देखो कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका डेफिनेशन तुम लोग लिख लेना, ये छोड़ देते हैं, ये डेफिनेशन तुम लोग लिख लेना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पहला कंडीशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, तो ये बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेनली हम लोग क्या कहते हैं, बताओ। अभी हम लोग पढ़े थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एग्जैक्टली हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मास कहते हैं। ठीक है, और ये रोटेशनल मास का मतलब क्या है कि ये डिसाइड करता है कि फॉर गिवन फोर्स वो बॉडी कितने एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये एक सिलेंडर ले लिए और ये वाला एक बॉडी ले लिए, इसको अगर हम फोर्स देंगे, अगर मान लो इसको फोर्स दें तो ये रोटेट कर रहा है, इसको कुछ ओमेगा मिला, इसको अगर फोर्स देंगे ये भी रोटेट कर रहा है, लेकिन देखोगे तो इसका ओमेगा बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा भी ऐसे छोड़ देंगे तो ये रोटेट करते हुए आ रहा है, मतलब थोड़ा सा फोर्स दे रहे हैं तो ज़्यादा रोटेट कर रहा है, लेकिन उतने ही फोर्स पर ये कम रोटेट कर रहा है। तो ये जो सेम फोर्स पर अलग अलग रोटेशन आता है, ये किसकी वजह से आता है, ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसकी वजह से आता है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। तो एक्चुअली देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है कि एक बॉडी जो अपने रोटेशन, जब उसको रोटेट कराएंगे तो वो रोटेट कराने के लिए जो फोर्स देंगे, तो उस फोर्स के प्रति उसका जो बिहेवियर होता है, जो रिस्पॉन्स होता है, हर बॉडी का अलग अलग होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये कॉपी ले ली, इस कॉपी पर अगर फोर्स देंगे तो ये रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना ही फोर्स, लेकिन अगर हम इस पर देंगे तो ये ज़्यादा रोटेट करेगा। तो कहने का मतलब कह सकते हो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। जिसका जैसे मान लो सिंपल सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि मान लो एक इस तरह का सिलेंडर ले लेते हैं, ये एक सिलेंडर ले लिए, इसको हमको घुमाना है तो इसमें थोड़ा सा इफोर्ट देना होगा। लेकिन अगर मान लो कि एक बड़ा सा टेबल ऐसे ले लें और इस टेबल को अगर तुमको रोटेट, चेयर को अगर रोटेट कराना हो, इस एक्सिस के अबाउट अगर घुमाना हो, तो तुमको बहुत ज़्यादा इफोर्ट देना होगा। इस सिलेंडर को घुमाने के लिए तुमको बहुत कम इफोर्ट देना होगा, इसको घुमाने के लिए तुमको इस एक्सिस के अबाउट बहुत ज़्यादा इफोर्ट देना होगा। मान लो तुम यहाँ से चेयर को पकड़े हो, पकड़ के इसको घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, मान लो ऊपर की तरफ घुमा रहे हो, ऐसे घुमाओगे तो इस चेयर को घुमाना क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा, बोल नहीं रहे हो। लेकिन अगर हम इसको घुमाना चाहें तो थोड़ा सा फोर्स अगर देंगे तो ये रोटेट करेगा, इसको उतना ही फोर्स देंगे तो ये एकदम थोड़ा सा रोटेट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सेम फोर्स के प्रति चेयर का रोटेशन अलग है और सिलेंडर का रोटेशन अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इसका जो रोटेशन अलग अलग आ रहा है, दोनों अलग अलग एंगुलर स्पीड गेन करेगा। जो गेन इन एंगुलर स्पीड है दोनों का अलग अलग होगा सेम इफोर्ट पर,
तो हम लोग ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अलग अलग होता है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो कम एफर्ट में ज़्यादा ही रोटेट करने लगेगा, लेकिन जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसको कम एफर्ट दोगे तो कम रोटेट करेगा, ज़्यादा एफर्ट दोगे तब जाकर वो रोटेट करेगा। कहने का मतलब सिंपल सा क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिसाइड करता है कि टू अ गिवन एफर्ट वो कितना एंगुलर स्पीड गेन करेगा, वो डिपेंड करता है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे मान लो सिंपल सा बात है, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको सोचो, इसको अगर हम इफोर्ट दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, तो देखो ऐसे इफोर्ट दे रहे हैं तो इसको उठाने में हमको थोड़ा सा, मतलब इसको ऐसे रोटेट कराने में हमको थोड़ा सा इफोर्ट दे रहे हैं तो इतना रोटेट किया। लेकिन अगर हम इतना ही इफोर्ट अगर इधर देंगे तो ये ज़्यादा रोटेट करेगा। तो मतलब इसी एक ही बॉडी का अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे अगर घुमा रहे हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। तो इस एक्सिस के बाद जब घुमा रहे हैं तो इसको घुमाने में हमको दिक्कत ज़्यादा हो रहा है। दिक्कत वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे कहोगे कि ऐसे घुमाने के लिए थोड़ा सा ही फोर्स देंगे तो ये थोड़ा सा घूम रहा है, लेकिन अगर ऐसे घुमाएं, इस एक्सिस के बाद घुमाएंगे तो थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा रोटेट कर रहा है, मतलब इसमें ज़्यादा ओमेगा बहुत ज़्यादा गेन कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कम इफोर्ट में ज़्यादा ओमेगा गेन करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब तुमको बहुत ज़्यादा इफोर्ट देना होगा उसको ओमेगा देने के लिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मास ले लो, एक छोटा सा पार्टिकल है और एक बड़ा पार्टिकल है, इस पर तुम 1 न्यूटन का फोर्स दोगे और इस पर 1 न्यूटन का फोर्स दो। इसका मास 100 kg है, इसका मास 1 kg है, तो किसका कौन जल्दी स्पीड गेन करेगा? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1/1, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1/100। इसका मतलब ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकेंड में इसका जो स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, लेकिन इसका कितना हो जाएगा 0.01। इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों को सेम इफोर्ट दे रहे हैं, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा आ रहा है, इसका कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है और इसका मास क्या है, ज़्यादा है। समझ में आ रहा? इन द सेम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका मास ज़्यादा होगा वो एक्सेलरेट बहुत, मतलब क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन कम होगा, मतलब सेम इफोर्ट पर उस पर क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा स्पीड गेन नहीं करेगा। इन द सिमिलर वे, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उस केस में बॉडी ओमेगा कम उसको मिलेगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो बहुत फास्ट रोटेट करेगा। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है प्रैक्टिकली, इसका मतलब क्या है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा एक बात बताओ, एक टेबल ऐसे है, इस टेबल को हमको रोटेट कराना है, ठीक है, हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और एक आदमी क्या कर रहा है कि सेम टेबल को इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है, इस एक्सिस का मतलब कि ऐसे घुमा रहा। तो तुम लोग बताओ कि किसमें ज़्यादा ओमेगा गेन करेगा? टेबल ऐसे रखा हुआ है, यहाँ से जब ऐसे घुमाओगे, ये ऐसे घुमा रहा है ऐसे, तो बहुत दिक्कत होगा, लेकिन जब ऐसे पकड़ के घुमाएंगे तो इसको घुमाना आसान होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि इसमें ओमेगा बहुत पहला केस में ओमेगा क्या होगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन इस केस में ओमेगा क्या होगा, बहुत कम मिलेगा। सेम इफोर्ट में ओमेगा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो सेम टेबल है, लेकिन यहाँ ओमेगा कम मिलने की वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल सा ये डिसाइड करता है कि टू अ गिवन एफर्ट वो कितना ओमेगा गेन करेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका? हम इसलिए ये बता रहे हैं कि बहुत लोग गलत समझते हैं, बहुत लोग गलत पढ़ाते हैं, बोलते हैं कि अपोजिशन ज़्यादा देता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। कोई बॉडी अपोजिशन नहीं देता है, सिंपल सा जो ओमेगा कम गेन करता है वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इसी मार्कर को ले लो, अगर हम ऐसे पकड़े हैं, इसको ऐसे अगर हमको घुमाना है तो देखो थोड़ा सा कम इफोर्ट में ज़्यादा ओमेगा मिल रहा है, लेकिन इसी मार्कर को ऐसे घुमाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा मतलब उतना ही ओमेगा के लिए ज़्यादा इफोर्ट देना होगा। कहने का मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे घुमा रहे हैं तो इस एक्सिस के अबाउट ज़्यादा है, लेकिन ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट हमको इफोर्ट कम देना पड़ेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोल नहीं रहो, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा एक बात बताओ, नेक्स्ट हम लोग आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा?
तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन जरूरी है। एक पार्टिकल यहाँ ले लिए, इसका मास m है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। तो ये बताओ कि इस एक्सिस के अबाउट जब इसको घुमाओगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अभी पढ़े थे, अभी क्या पढ़े थे? mr², मास ऑफ दिस पार्टिकल और इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा? mr², वेयर m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, और r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे एक एग्जांपल बनाओ तो ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक पार्टिकल है और ये वाला जो लाइन है ऐसे है और ये एंगल थीटा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का निकालो। ये वाला डिस्टेंस हम लोग का दिया हुआ है r, ये वाला डिस्टेंस r दिया हुआ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये मास m है, ये डिस्टेंस r है। बोला है कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बताओ क्या करोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इस पार्टिकल का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक परपेंडिकुलर डालना होगा, ये वाला परपेंडिकुलर डालना होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में क्या है? मास इंटू आर। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला डिस्टेंस अगर आर है तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए, ये डी हमको चाहिए, तब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? md² होगा। mr² इस केस में नहीं होगा, तो डी कितना होगा बता सकते हो? डी कितना आ जाएगा? ये अगर r है तो ये हो जाएगा r cos थीटा और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? r sin थीटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r sin थीटा हो जाएगा। तो d की जगह r sin थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? mr² sin² थीटा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सब बोल नहीं रहे हो, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हर पार्टिकल जो रोटेट करेगा उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? mr² sin² थीटा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, ऑफ अ रिजिड बॉडी। इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, तो जिनको अगर इंटीग्रेशन समझ में नहीं आए तो वो ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि इंटीग्रेशन कुछ लोग पढ़े हैं कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये इंटीग्रेशन का थोड़ा सा यूज है। जैसे मान लो एक रिजिड बॉडी ऐसे ले लिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। कैसे निकालेंगे? अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाल रहे थे हम लोग? एक पार्टिकल का निकाले थे, लेकिन एक रिजिड बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो क्या करते हैं पता है? एक छोटा सा मास ले लेना dm, इसमें छोटा सा एक मास ले लेंगे, ये डिस्टेंस हम लोग का r है, तो हम लोग पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di निकालेंगे। di कितना हो जाएगा? dm इंटू r² होगा। और फिर क्या करेंगे? i इक्वल टू इंटीग्रेशन di कर देंगे, और इंटीग्रेशन di का मतलब dm इंटू r²। तो इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस निकल जाएगा। बस ये फॉर्मूला है सिंपल सा। एक रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी पूछेगा तो उसको निकालने का तरीका क्या है? मतलब कंटिन्यूअस बॉडी का। अभी तक तुम लोग जो निकाल रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्टिकल का था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरे रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट यूज होगा, रोटेशनल मास का कंसेप्ट यूज होगा, क्योंकि बॉडी रोटेट करेगा तो रोटेशनल मास का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, तो एक कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी निकालना हो तो सबसे पहले उसमें एक छोटा सा एलिमेंट्री लेना, उस एलिमेंट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालोगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। एक एग्जांपल बता रहे हैं, जिनको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फाइनल लास्ट वाला फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रेशन पढ़े उन्हीं को समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे? एक रॉड ऐसे गिवन है और इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमसे पूछा है, और किसके अबाउट पूछा है? तो मान लो कि एक एक्सिस ले लेते हैं जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, यहाँ से एक एक्सिस पास कर रहा है, एक्सिस दिया हुआ रहेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इस एक्सिस के अबाउट इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस रॉड का मास दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कोई बताएगा कैसे निकालोगे?
इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे बताओ। तो अभी क्या बताएं, इस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हम लोग के पास एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग के पास है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे रॉड का डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन रॉड पर क्या करना कि एक से डिस्टेंस पर हमेशा ध्यान रखना कि एक छोटा सा एलिमेंट्री ले लेना, एक छोटा सा मास ले लेना डीएम, जिसका मास डीएम है, और ये लेंथ कितना है डीएक्स है। एक से डिस्टेंस पर एक छोटा सा डीएक्स एलिमेंट ले लेंगे, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालोगे, जिसको हम लोग कहेंगे डी, और निकालने के बाद फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं सेंटर ऑफ मास में भी बताए थे कि कैसे इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। पूरे बॉडी में एक छोटा सा एलिमेंट्री हम लोग ले लेंगे, और उस एलिमेंट्री का मान लो कि सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पर है, और ये थिकनेस डी एक्स है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे। ठीक है, किसके अबाउट, इसके अबाउट, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री मतलब डी आई कितना होगा बता सकते हो, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो एक पार्टिकल बन गया भाई, बोल नहीं रहे हो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एकदम से ये डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। लेकिन डीएम कितना होगा, डीएम निकालना चाहे तो डीएम होगा कितना, तो ये डीएम नहीं निकाल सकते हो। डीएम एम एल लेंथ में मास है एम, यूनिट लेंथ में मास कितना हो जाएगा एम बाई एल, और इस एलिमेंट्री का लेंथ है डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा एम बाई एल इंटू डी एक्स। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एक छोटा सा एलिमेंट्री का मास निकालना है, डीएम निकालना है, तो इसका मास कैसे निकालेंगे, तो एल लेंथ में मास एम है, तो यूनिट लेंथ में एम बाई एल होगा, तो डी एक्स लेंथ में मास कितना होगा एम बाई एल इंटू डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा एम बाई एल इंटू डी एक्स। तो ये डी आई मतलब डी एम निकल गया। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो जो छोटा सा एलिमेंट्री हम लोग ले रहे हैं, तो उस एलिमेंट्री का हम लोग मास ले रहे हैं डीएम, तो ये डीएम कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, एम बाई एल और डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर। बोल नहीं रहे हो, कितना आएगा, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये डीएम निकल गया। अब क्या करोगे जल्दी बताओ, देयरफॉर आई निकालेंगे। आई का मतलब क्या है, पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे डी आई। अब इसको इंटीग्रेट करना, तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, देखो यहाँ से आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई, और डी आई हम लोग निकाल चुके हैं। डी आई कितना निकालें बताओ, एम बाई एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। कितना लिख सकते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। जो इंटीग्रेशन नहीं पढ़े थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत वाली कोई चीज़ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। तो डी आई निकल गया, एक छोटा सा एलिमेंट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या करेंगे, एम बाई एल कॉन्स्टेंट बाहर ले लिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन आ गया। और इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा बता सकते हो, ऐसा छोटा छोटा पार्ट एलिमेंट्री कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से नहीं होगा। ऐसा एलिमेंट्री यहाँ से यहाँ तक होगा ना, तो जीरो तो इसको लियो, इसको ओरिजिन लियो, जीरो जीरो। एक एलिमेंट्री यहाँ पर रहता है एकदम से माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक, यहाँ से यहाँ तक है ना पूरा एलिमेंट्री, तो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक होगा, प्लस एल बाई टू तक होगा। ये समझ में आ रहा, एम बाई एल और इंटीग्रेशन माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ये कितना हो जाएगा एम बाई एल, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस एल बाई टू और ये प्लस एल बाई टू। क्योंकि ये तो टोटल मिडिल में लिए थे ना, ये एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, इसके मिडिल से पास कर रहा। तो ऐसा एलिमेंट्री कहाँ से होगा, पहला एलिमेंट्री यहाँ होगा, लास्ट यहाँ होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ का जो एलिमेंट्री उसके लिए एक्स क्या होगा, उसके लिए एक्स तो इधर होगा ना, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एल बाई टू। और यहाँ से चल के लास्ट वाला एलिमेंट्री यहाँ है, इसके लिए एक्स कितना हो जाएगा प्लस एल बाई टू। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। जो एलिमेंट्री ले रहे हैं वो कहाँ से कहाँ ले रहे हैं वो तो बताना होगा। तो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। अब क्या करोगे बताओ, एम बाई थ्री एल, अब ये क्या थ्री को बाहर ले लिए, अब ये एल बाई टू का होल क्यूब माइनस माइनस ऑफ एल बाई टू, याद आ रहा है इंटीग्रेशन, ऐसे लिख सकते हो। बोल नहीं रहो, ये सब याद आ रहा है कैसे इंटीग्रेशन करते थे हम लोग। अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा एम बाई थ्री एल, ये कितना हो जाएगा
एल क्यूब बाई प्लस एल क्यूब बाई 8, तो ये कितना हो जाएगा m बाई 3l, और ये 2l क्यूब बाई 8 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, और ये l स्क्वायर आ जाएगा, तो m l स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा m l स्क्वायर बाई 12। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये सब डेरिवेशन पूछेगा नहीं, लेकिन एक करके हम बता दिए। तुम लोग को याद रखना है कि एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि एक रॉड का जो रोटेशनल मास होगा अबाउट एन एक्सिस, और वो एक्सिस कौन सा होगा, जो इसके सेंटर से पास करे और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर हो, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर हो और सेंटर ऑफ मास से पास करे। तो इस एक्सिस के अबाउट जब उसको रोटेशनल जो उसका मास होगा, वो रोटेशनल मास कितना हो जाएगा m l स्क्वायर बाई 12 आएगा। तो फाइनली तुम लोग क्या याद रखोगे कि एक रॉड ले लेते हैं, और ये रॉड कुछ इस तरह ले लिए, ये रॉड इस तरह ले लेते हैं, और यहाँ इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा m l स्क्वायर बाई 12 आएगा। ये समझ में आ रहा? इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन याद रहना चाहिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या करोगे, याद रखोगे, कितना आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशनल मास कितना आएगा m l स्क्वायर बाई 12। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोल ही नहीं रहे। अच्छा, ये दूसरा डेरिवेशन हम कर नहीं रहे हैं, तुम लोग खुद से करके देख लेना। अगर एक रॉड ऐसे ले लिए और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर यहाँ से पास किया, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास करेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बता सकते हो? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक बार इंटीग्रेशन से ट्राई करो तो। एक बार इंटीग्रेशन से ट्राई करो आप लोग सब, तो एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। और इंटीग्रेशन कैसे करोगे तो अभी बताए थे। एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का, फिर उसका di निकालेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। कितना आ रहा? एकदम सही है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m l स्क्वायर बाई 3। इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है m l स्क्वायर बाई 12, और सेम रॉड का अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है m l स्क्वायर बाई 3 आ रहा। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? सेम रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक नहीं आ रहा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर बदल दिए तो उसका रोटेशनल मास भी क्या हो रहा है, बोल नहीं रहा, उसका रोटेशनल मास भी क्या करेगा, बदलेगा। इस रॉड का मास वही है, मास अभी भी m है, अभी भी मास m है, लेंथ l है, यहाँ भी लेंथ l है, लेकिन हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल देंगे तो इसका जो रोटेशनल मास है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, और उसको बदल देने से उसका रोटेशनल मास भी क्या होगा, जल्दी बताओ, बदल जाएगा। इसका मतलब एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब आज के बाद तुमसे अगर किसी ने कहा कि बताओ इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तुम बोलोगे सबसे पहले हमको एक्सिस ऑफ रोटेशन बताओ। तो अगर किसी ने कहा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लेंगे तो इसके अबाउट इसका रोटेशनल मास बताओ, बोलोगे m l स्क्वायर बाई 12। अगर किसी ने कहा कि नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कितना लेंगे, m l स्क्वायर बाई 3। तो एक बॉडी का मास हमेशा एक ही होगा, लेकिन उस बॉडी का रोटेशनल मास क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन तो अलग अलग रोटेशनल मास। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये क्लियर हुआ सबका? अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे तो अलग अलग उसका क्या होगा, रोटेशनल मास होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। तो एक रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो सकता है, बता सकते हो? एक रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो सकता है?
इन्फानाइट हो सकता है, क्योंकि इन्फानाइट एक्सिस होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना हो सकता है, उसका रोटेशनल मास इन्फानाइट हो सकता है। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, इसका इंटीग्रेशन से कुछ लोग बना लिए, कुछ लोग नहीं बनाए हैं। फिर से एक बार इसको बना के दिखाते हैं, नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझने की कोशिश करो। मान लो कि ये रॉड ऐसे ले लिए और इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या बताए थे, एक छोटा सा कोई एक मास ले लो, इस पर एक छोटा सा मास यहाँ ले लिए, लेकिन जो मास लेते हैं उसका लोकेशन दिखाते हैं। सेंटर ऑफ मास में सब बताए थे, एक्स लेंथ के बाद ये डी एक्स लेंथ का एक मास ले लिए और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे डी आई। तो इसका डी आई कैसे निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट्री अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, बोलो। इसका मास डी एम, छोटा सा मास होगा, ये डी एक्स डी एम मास होगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। अच्छा, डी एम हमको पता करना है, डी एम कैसे पता करेंगे, तो ए लेंथ का मास कितना है, एम है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, एम बाई एल हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, तो डी एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, एम बाई एल इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ये निकल गया हम लोग का क्या, कि इस एलिमेंट्री का मास, देयरफॉर डी आई कितना हो जाएगा, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, तो डी एम की जगह एम बाई एल इंटू डी एक्स और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई, और इंटीग्रेशन डी आई तो क्या हो जाएगा, एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, एक्स तो वेरिएबल है तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा बताओ, ऐसा एलिमेंट्री कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, मतलब इसके लिए x का वैल्यू यहाँ के लिए कितना होगा, 0, और यहाँ x के लिए कितना हो जाएगा, प्लस एल। तो हम लोग कहेंगे 0 से l तक, तो ये कितना हो जाएगा, m बाई एल। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एल स्क्वायर एल क्यूब बाई 3 होता है, और 0 से l, तो ये m बाई 3l, 3 बाहर आ गया, और ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब माइनस 0 क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये m बाई कितना हो जाएगा, 3 ml स्क्वायर बाई 3। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलने से क्या हो गया, अलग अलग आ गया। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका? हर रोटेटिंग बॉडी का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ सबका? अच्छा, एक बात बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों केस में किस में ज़्यादा है, किस में कम है? इन दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रॉड का अलग अलग आ रहा है, सेम रॉड का अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 आ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3 आ रहा है। तो तुमको ये बताना है किस केस में ज़्यादा आ रहा है, किस केस में कम आ रहा है। इंटरेक्ट करोगे तब तो मजा आएगा पढ़ाने। सेकेंड केस में जाए तो इससे इसका मतलब ये निकला कि अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें इस बॉडी का जो मास है ना, जो मास है अलग अलग, जो छोटा छोटा मास है, ये छोटा छोटा मास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बहुत क्लोज है। दे आर नियरर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ जो मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लोज है, लेकिन यहाँ देखो जो मास है, छोटा छोटा जो मास है, वो सारा मास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लार्जर डिस्टेंस पर है। समझ में आ रहा? यहाँ क्या है कि एवरेज सेपरेशन ऑफ ईच मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एवरेज सेपरेशन अगर देखोगे तो इस केस में कम है और इस केस में ज़्यादा है। मतलब मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस केस में क्या है, लार्जर डिस्टेंस पर है, और इस केस में मास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, कंक्लूजन क्या निकलेगा सोच के बताओ। कंक्लूजन क्या निकलेगा यहाँ से, दूरी पास होगा तो दूरी पास मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज जितना ज़्यादा मास होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम होगा, और वो उसका मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज़्यादा दूर होगा उसका रोटेशनल मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा उसका रोटेशनल मास उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब एवरेज सेपरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एवरेज सेपरेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड मास जितना ज़्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। यहाँ क्या एवरेज सेपरेशन क्या है, कम है,
मतलब बहुत क्लोज है, इसमें यहाँ बहुत ज़्यादा दूर है, दूर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसीलिए सोचो ना, इसको अगर हम देखें, इसको रोटेट कराना कब आसान होगा, अगर हम ऐसे घुमाएं, मतलब इस एक्सिस के अबाउट, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब इसको ऐसे अगर हम घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो ऐसे घुमाने में हमको बड़ी दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोल नहीं रहे हो, ऐसे इसको घुमाने में दिक्कत हो रहा है। लेकिन अगर हमको इस तरह घुमाना होगा तो देखो बहुत आसानी से घूम गया, मतलब इस केस में रोटेशनल मास कम है, लेकिन इस केस में रोटेशनल मास क्या है, ज़्यादा है। तो देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है और मास इससे ज़्यादा दूरी पर है, तो इसको रोटेट कराना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ ले लिए तो सारा मास इसके क्लोज है, तो इसको यहाँ रोटेट कराना क्या होगा, आसान होगा। मतलब कह सकते हो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है उसको रोटेट कराना डिफिकल्ट होता है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है उसको रोटेट कराना आसान होता है। समझ में आ रहा है। मान लो ये टेबल है, इस टेबल को रोटेट कराना कब आसान होगा, बता सकते हो। अगर तुम यहाँ से पकड़ के घुमाओगे, ऐसे उठाओगे, ऐसे घुमाओगे, अगर ऐसे हम घुमाएं इस टेबल को तो तुमको ये टेबल घूमेगा तुमसे। अगर हम ऐसे पकड़ के टेबल को ऐसे घुमाएं तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, बोल ही नहीं रहे हो। बहुत 2-3 आदमी मिलेगा तब ऐसे घूमेगा। लेकिन अगर इसको हमको बीच से घुमाना हो, यहाँ से घुमाना हो, ऐसे घुमाना हो, ऐसे, तो क्या होगा, टेबल आसानी से घूम जाएगा। आसानी से घूम गया मतलब रोटेशनल मास कम है, और यहाँ घुमाने में दिक्कत हो रहा है मतलब यहाँ रोटेशनल मास क्या है, ज़्यादा है इस एक्सिस के अबाउट। समझ में आ रहा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर अलग होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। और यहाँ देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से सारा मास क्या दूर है, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट सारा मास क्लोज है। तो मास जितना दूर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसको घुमाना उतना ही डिफिकल्ट होगा, मास जितना क्लोज होगा उसको रोटेट कराना उतना ही आसान होगा, मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही कम होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ बोलो। तो ये कंपेयर टू ये वाला पहला के कंपेयर में दूसरा, मतलब ये बीच वाला इसके कंपेयर में कम होगा, ज़्यादा होगा, डिपेंड करता है, उसको कैलकुलेट करना होगा हम लोग को, उसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक और रिजिड बॉडी ले लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग about an axis passes through its center of mass and perpendicular to its plane, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये स्टेटमेंट भी ध्यान देना होगा, ठीक है। मान लो इस तरह का एक सिचुएशन ले लेते हैं, एक रिंग ले लेते हैं, और ये जो रिंग है वो रिंग कुछ इस तरह है, जैसे कड़ा तुम लोग पहनते हो ना, कड़ा उसी तरह का है। इसका रेडियस r है, इसका मास m है, और एक एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास ऐसे पास कर रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कितना होगा। ये सिचुएशन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। कौन सा एक्सिस क्लियर हम लोग बताओ। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का mr² होता है। इसको याद रखना है, इसको इंटीग्रेशन से निकालते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। इंटीग्रेशन से निकालना है तो निकाल सकते हो, लेकिन अब ये सब डेटा याद रखना है। डेटा क्या याद रखना है कि एक रिंग है और इसके सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस पास करे और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर समझ में आ रहा है ना, रिंग का प्लेन ऐसे है और इसके बीचों बीच ऐसे पास कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr² होगा। समझ में आ रहा यार, बोलते नहीं हो। तो ये तुम लोग को याद रखना है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज mr²। m क्या है, मास ऑफ द रिंग, r क्या उसका रेडियस है। जैसे रॉड का ये सब डेरिवेशन याद नहीं रखना है, याद रखना है ये वाला दो चीज़,
कि अगर कोई एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास करे और बीचों बीच पास करे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मास ml²/12 होता है। यहाँ से पास करेगा तो ml²/3 होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। उसी तरह इस रिंग का कितना होता है, mr² होता है, ठीक है। इन द सिमिलर वे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क और प्लेट about an axis passes through its center of mass and perpendicular to its plane। इसको याद रखना है, ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट याद रखना। इसमें क्या है कि इस तरह का, अब रिंग नहीं ले रहे हैं, रिंग के जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इस तरह का सर्कुलर प्लेट ले लेते हैं। ये सब सुनेंगे अभी तुरंत। ये प्लेट है, इस तरह का एक प्लेट है, और इस प्लेट के सेंटर से इस तरह एक एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। इसका मास m है, रेडियस r है, कोई बताएगा कितना होता है। ये याद रखना, ये होता है mr²/2 होता है। कितना होता है, mr²/2 होता है, ठीक है। रिंग का कितना होता है, जल्दी बताओ। अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो इसके सेंटर से पास करे, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। इस सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जो इसके सेंटर से पास करेगा और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, mr²/2 होता है। अच्छा, ये देखो, दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन सर्कुलर प्लेट का, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आ रहा है, जबकि रिंग का ज़्यादा आ रहा है। क्यों? दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, प्लेट का कम आ रहा है जबकि रिंग का ज़्यादा आ रहा है। कोई बताएगा भाई? यहाँ पर मास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज है, यहाँ सारा मास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लार्जर डिस्टेंस पर है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जितना ज़्यादा दूर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ये व्हील मान सकते हो, साइकिल का जो चक्का होता है वो रिंग की तरह काम करता है, तो उसका सारा मास क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर बहुत दूर होता है, आर डिस्टेंस पर सारा मास है। लेकिन यहाँ एवरेज, यहाँ सारा मास क्या है, क्लोजर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, कम आता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोल नहीं रहे हो। ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट an axis passes through its center, geometrical center। मान लो एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं, और ये सॉलिड स्फीयर इस तरह ले लिए, ये सॉलिड स्फीयर कुछ इस तरह ले लेते हैं, ये एक सॉलिड स्फीयर ले लिए, और इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से यहाँ से एक एक्सिस पास कर रहा है, इसके सेंटर से ऐसे एक्सिस पास कर रहा है। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ये याद रखना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr² होता है। कितना होता है, 2/5 mr², इसको याद रखना है। और अगर हॉलो स्फीयर है, या इसको स्फेरिकल सेल भी कहते हैं, स्फेरिकल सेल, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो I होता है 2/3 mr²। अगर हॉलो स्फीयर है तो इसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2/3 mr² होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ r क्या है, इसका रेडियस, और m क्या है, मास। इसका रेडियस कितना है, r है, और इसका मास कितना है, m है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सब याद रखना है, इसमें कोई उपाय नहीं। इसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन पूछता नहीं है, ना जेईई एडवांस में पूछेगा, ना बोर्ड में पूछेगा। इंटीग्रेशन का यूज है, बस तुमको याद रखना है
कि कोई सॉलिड स्फीयर है, उसके सेंटर से अगर कोई भी पास करेगा एक्सिस तो उसके बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। हॉलो स्फीयर होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/3 mr² होता है। ठीक है, अब आते हैं सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो सॉलिड सिलेंडर ऐसे अगर हम लोग ले लें, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये अगर सॉलिड सिलेंडर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जो इसके एक्सिस से पास कर रहा है, वो mr²/2 होता है। इसके जो एक्सिस से कोइंसाइड करेगा, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²/2। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं। इट्स सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो mr²/2 होता है। और हॉलो सिलेंडर का कितना होगा, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अगर हॉलो सिलेंडर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को चाहिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr² होगा। ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि सारा मास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा डिस्टेंस पर है। ये सब याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी बताओ, ये सब याद करना है पूरा। सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है, बोले जल्दी, mr²/2। हॉलो सिलेंडर का कितना होता है, mr² होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेक्टेंगुलर लेमिना और प्लेट। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका ये वाला डायमेंशन दिया हुआ है a, ये वाला डायमेंशन दिया हुआ है b। इसके सेंटर से यहाँ से कोई एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मतलब ये सिंपल सा एक प्लेट है, एक रेक्टेंगुलर इस तरह का प्लेट ले लिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा। ये सब याद रखना है, इसको इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं लेकिन इसको याद रखना है। ये होता है I = ma² + b²/12 होता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होता है, ma² + b² कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर मान लो अगर स्क्वायर होता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, यार बोलो जल्दी, स्क्वायर होता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता। अगर ये स्क्वायर होता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाता, बोलो। तो ये स्क्वायर अगर होता तो इसका स्क्वायर का कंडीशन क्या होता है, ये वाला लेंथ a और ये वाला लेंथ भी कितना होगा, a होगा, मतलब a = b हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आ जाता कितना, I = ma² + a²/12। तो ये कितना हो जाता, ma²/6। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। और एक्चुअली क्या है कि रोटेशनल का वीडियो 1-2 बार तुम लोग देख लेना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा आज भेज देंगे, ये सब देख लेना एक बार, क्योंकि स्टार्टिंग फेज का रोटेशनल का थोड़ा सा ये कंसेप्ट तुम लोग को सीखना होगा। ठीक है, तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर हुआ सबका कि नहीं, ये वाला सबका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो आज जो हम लोग पढ़े थे, एक बार सारा फॉर्मूला हम लोग रिवाइज करते हैं। पहला चीज़ हम लोग क्या पढ़े थे कि एक बॉडी रोटेट करा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ½ I⍵²। और यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किए थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि टू अ गिवन इफोर्ट एक बॉडी कितना एंगुलर स्पीड गेन करेगा। और इनडायरेक्टली हम देख रहे थे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको रोटेट कराना डिफिकल्ट होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको रोटेट कराना क्या होगा, उतना आसान होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी का इन्फानाइट हो सकता है क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। और एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr² होता है। और r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो एक छोटा सा एलिमेंट्री लेकर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, फिर इंटीग्रेट कर दिए, तो कितना आया था, रॉड का 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जल्दी बताओ कौन कौन सा होता है।
अगर इसके सेंटर से पास करने वाला लाइन से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा तो कितना होता है ml²/12, और इस एक्सिस से पास करने इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है ml²/3 होता है। फिर हम लोग देखे थे कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr² होता है, सर्कुलर प्लेट का कितना होता है mr²/2 होता है, और सॉलिड स्फीयर का कितना होता है 2/5 mr², और हॉलो स्फीयर का कितना होता है 2/3 mr²। अच्छा, सॉलिड में 2/5 होगा या 2/3 कैसे पता चलेगा, कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा? दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा? सॉलिड का ज़्यादा क्यों होगा? लगता है ज़्यादा होगा, लेकिन सॉलिड में मास तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज है, और सेम मास हॉलो में क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, तो दूर होगा तो क्या होगा ज़्यादा होगा, इसीलिए इसमें 2/3 आ रहा, 3 आ रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 से डिवाइड हो रहा है, इसमें 2 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 से डिवाइड होने का मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर टू हॉलो स्फीयर क्या होगा, कम आएगा। इसको याद रखने का तरीका है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको रोटेट कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको रोटेट कराना उतना आसान होगा, ठीक है। सॉलिड के केस में देखो, सॉलिड सिलेंडर के केस में कितना होता है mr²/2, और हॉलो सिलेंडर के केस में कितना होगा mr² होगा। और यहाँ से देखोगे रेक्टेंगुलर लेमिना के केस में, एक प्लेट के केस में कितना होता है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/b/12। ए क्या है इसका, ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ b है, और स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा ma²/6 होगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो तुम लोग पढ़े हो डायनामिक्स पढ़े हो, डायनामिक्स में केवल एक चीज़ पढ़े हो, रोटेशनल मास, ठीक है। तो ये अभी इसमें और भी थ्योरी बाकी है, लेकिन अगले क्लास में कल 4 बजे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है।